History Class 11 Chapter 3 Chemical Bonding Topic 3.8 Coordinate Covalent Bond. What is coordinate covalent bond? ये स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स आपस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। यानी जब शेयरिंग होती है तो ये एटम भी एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, दूसरा एटम भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, एज अ रिजल्ट इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से क्या डिफरेंस है? इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जो दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं उनमें एक ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है, यानी कि एक ही एटम जो है वो बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, मतलब दूसरा कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा प्रोवाइड कर रहा है। कोवलेंट बॉन्ड में दोनों जो है एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक ही एटम जो है वो अपने लोन पेयर्स को शेयर कर रहा है। So a coordinate covalent bond or dative covalent bond is formed when an atom provides both electrons needed for the bond. जबकि कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स इन्वॉल्व थे, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक ही एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर देने में इन्वॉल्व नहीं होते, एक ही जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन में। तो बेसिकली जब भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें ज़रूरी है जो दो एटम्स जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उनमें से एक के पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हो, यानी कि लोन पेयर अवेलेबल हो जो वो प्रोवाइड कर सकता हो, और जो दूसरा एटम है उसके पास स्पेस अवेलेबल हो कि वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता हो। इट मीन्स कि एक के पास एक इलेक्ट्रॉन रिच हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, तभी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है? जैसे हमारे पास है वाटर। अब वाटर में हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होते हैं, तो ऑक्सीजन लोन पेयर प्रोवाइड कर सकता है। और सेकेंडली है हाइड्रोजन आयंस। अगर हाइड्रोजन को देखें ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बेसिकली होता ये है कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को यूज़ करके हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, यानी कि लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। एज अ रिजल्ट H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसने अपना लोन पेयर यूज़ कर लिया है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो बेसिकली क्या हुआ है, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर को यूज़ किया है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, और इस तरह इन दोनों के दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। सेकेंड एग्जाम्पल है O3 मॉलिक्यूल। अब O3 मॉलिक्यूल में कैसे ओजोन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। ये जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन का, आप नोट करें कि इसमें क्या है, इसके बॉन्ड्स ऑलरेडी कंप्लीट हैं, लेकिन ये जो सेंट्रल एटम है ये एक और ऑक्सीजन एटम है। हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है। इट मीन्स उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह होती है कि जिसको वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो O2 का मॉलिक्यूल जो कि उसमें ऑक्सीजन जो है वो ऑलरेडी उनके बॉन्ड्स कंप्लीट होते हैं, उनमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेंट्रल ऑक्सीजन होता है वो एक लोन पेयर प्रोवाइड करता है इस ऑक्सीजन एटम को, जिसकी वजह से इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, और इस तरह इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन मोनोऑक्साइड की मॉलिक्यूल की भी फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की वजह से होती है। अब आप नोट करें, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन 2। तो ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड्स बना लेता है विद कार्बन, कौन से 2 कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। अब 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन का तो वैलेंस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और 2 उसने बॉन्ड बना लिए हैं, तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि कार्बन के तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सिर्फ उसने 2 बॉन्ड बनाए, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और की भी ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को प्रोवाइड करता है एज अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसीलिए इन दोनों के दरमियान जो तीसरा बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट, concept assessment exercise 3.3. Draw dot and cross diagrams to show the formation of coordinate covalent bond between the following. पहला है between BCl3 and NH3। इनके दरमियान हमने coordinate covalent bond शो करना है with the help of dot and cross structure। अच्छा, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं? हम सेंट्रल एटम लेते हैं, जैसे यहाँ पर बोरॉन है, और उसके आप बेशक ऐसा कर लें कि आप उसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिख लें। जैसे बोरॉन के वैलेंस शेल में
3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप 3 इलेक्ट्रॉन्स लिख लें बोरॉन में, जैसे कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है और उसने बॉन्ड क्लोरीन के साथ बनाया हुआ है और 3 क्लोरीन एटम्स है, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन एटम्स के बॉन्ड बना लें ऐसे। बोरॉन ने 3 बॉन्ड्स बनाया, 3 बॉन्ड्स को ऐसे बना लिया हमने। अब बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से शो कर देते हैं ऐसे, और जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्रॉस से शो कर देते हैं ऐसे। और हमें पता है कि बोरॉन में अपने 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं, जबकि क्लोरीन के केस में तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक तो ये हो गया, बाकी 6 हम इस तरह क्रॉस से शो कर देंगे। ठीक है, तो बाकी क्लोरीन एटम में भी इस तरह हम लोगों ने क्रॉस लगा देने। वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए उनको हमने यहाँ लिख दिया। सेकेंड है NH3। NH3 में जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है, और हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है उसके वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर इससे 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, तो आप 3 इस तरह के सर्कल्स ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो कर लेते हैं। एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, और हमें पता है 5 है तो 4th और 5th ये वाला आ गया। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो हमने डॉट से शो कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास NH3 का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, और ये है BCl3 का। अब हमने इन दोनों के दरमियान में शो करना है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आप नोट करें कि नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन बोरॉन का BCl3 बनाने के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। अभी भी इसके पास स्पेस अवेलेबल है एक लोन पेयर एक्सेप्ट करने की। तो इसका मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन अपने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है ये शेयर करेगा एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो कैसे बनेगा, फिर इसी तरह होगा जस्ट हमने इन दोनों को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। और जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इससे इन दोनों के दरमियान ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फीन एंड हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म PH4। अब फॉस्फीन का हमें पता है कि फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, और इसे 3 बॉन्ड्स बनाए हुए। 3 बॉन्ड्स को आप इस तरह पहले ऑलरेडी बना लो ऐसे करके, और अब आप इलेक्ट्रॉन्स को लिख लो। फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो कर देते। एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, और 4th और 5th ये वाला आ गया। यहाँ इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, इसलिए हम H लिख लेंगे और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव। इसका मतलब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन ने वो भी क्या किया हुआ है, लूज़ किया हुआ है। तो फॉस्फोरस क्या करेगा, अपने इस लोन पेयर को प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन को। इस तरह इन दोनों के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर दिए, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया है। और फॉस्फोरस जो है उसका हमें पता है उसका तो ऑक्टेट ऑलरेडी क्या था, कंप्लीट था। तो इस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा PH4 पॉजिटिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन पार्ट ए, शो द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बाय एन एरो। हमने बेसिकली एक ए पार्ट में NH3 और BCl3 के दरमियान बॉन्ड बनाया था। तो यहाँ पर क्या होगा, NH3 हमें पता है इसका बेसिकली क्या स्ट्रक्चर होता है, 3 हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। इसी तरह बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं विद क्लोरीन एटम, और इसके पास एक स्पेस अवेलेबल होती है। इसीलिए इस स्पेस को क्या करेगा, जो नाइट्रोजन होगा वो अपना लोन पेयर प्रोवाइड करेगा इस एम्प्टी ऑर्बिटॉल में, जिसके रिजल्ट में इन दोनों के दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को जब हम शो करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एरो शो करते हैं। जैसे नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड को हम इस तरह लाइन से शो करते हैं कि इनके दरमियान जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को शो करने के लिए हम इस तरह के एरो ड्रॉ करते हैं।
इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग, टॉपिक 3.7 हाइब्रिडाइजेशन।